तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। वो अभियान बहुत अच्छा था, वो अभियान बहुत देश हित का था। उसको गलत तरीके से गलत इन्होंने रबवाया। मेरा आज भी ये कहना है और मेरा ये कहना हमेशा रहेगा। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हैं रविकांत गुड्डू बोपचे के साथ में, जो अभी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव करके नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले भैया आपको अभिनंदन। इसके पहले हम 2 मुलाकात ले चुके हैं और 2 मुलाकात में एक प्रश्न ऐसा था कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले गुड्डू भैया बीजेपी में थे, भाजपा में थे और रातों रात वो राष्ट्रवादी पक्ष में आए और वहाँ से विधानसभा लड़े भी। कुछ अल्पमतों से उनका पराजय हुआ। तो वो भी एक प्रश्न था कि रातों रात अपने पक्ष कैसे छोड़े, राष्ट्रवादी से एकाएक कैसे लड़े। दूसरा प्रश्न ये था कि विचारधाराएं राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा की अलग अलग है, तो इसका आपने विचारधारा कैसे चेंज की। तो उन्होंने बोला था कि विचारधाराएं अब रही नहीं, और ये बात साबित भी हुई, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष नेता अजित पवार थे वो अभी सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री है। तो ये बात उनकी साबित भी हुई। तो ऐसे में आगे भाजपा और राष्ट्रवादी विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिलके लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो ऐसे में यहाँ के रूलिंग आमदार जो है वो भाजपा के हैं। तो जब भी रूलिंग आमदार जिस पक्ष का रहता है ज़्यादातर टिकट उनको जाती है। तो ऐसे में रविकांत गुड्डू बोपचे का आगे का रणनीति क्या रहेगा, उनकी योजना क्या रहेंगी, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, टिकट हिस्से में आती है नहीं आती है, उनके लिए वो किस रीति से प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन वो जनता के सेवा में काम करते हैं और पिछले 4.5 सालों में उन्होंने जनता के बीच में जाकर छोटे और बड़े बहुत सारे जनता के काम उन्होंने किया है। तो निश्चित ही वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे में उनकी आगे रणनीति क्या रहेंगी, इस विषय को लेके उनसे मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ पे भारत देश में, संपूर्ण देश में एक कलश यात्रा मेरी मिट्टी मेरा देश चल रहा है। तो इस पर भी हम कुछ चर्चाएं रविकांत गुड्डू बोपचे से करेंगे। तो भैया सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा था कि विचारधाराएं नहीं रही, और काफ़ी हद तक आपकी बात सही भी हुई, क्योंकि राष्ट्रवादी के जो बड़े नेता हैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये आज एनडीए के साथ में और अजित पवार उप मुख्यमंत्री भी है। तो ऐसे में विचारधाराएं नहीं रही, ये बात आपकी पूरे रीति से साबित हुई। लेकिन इसमें अभी चर्चाएं चल रही है कि भाजपा और राष्ट्रवादी ये दोनों साथ में मिलकर लोकसभा विधानसभा लड़ेगी, और आप काफ़ी दिनों से जनता के बीच में हो, जनता की सेवा कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिली, यह भाजपा के हिस्से में गई और राष्ट्रवादी के हिस्से में नहीं आई, तो आप क्या निर्णय लोगे? आपका सवाल है कि मैं निर्णय क्या लूँगा, वो तो अभी वक्त बताएगा। हाँ, पर मैंने जो कहा था आपको पिछली मुलाकात में कि अब किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की आइडियोलॉजी रही नहीं है, क्योंकि अब पहले हम जिस पार्टी में काम किए 20 साल तक, उसको लोग एक आइडियोलॉजी की पार्टी बोलते थे। हम भी बोलते थे कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, ये एक मिशन था बीजेपी का। बट अभी पिछले कुछ सालों में आपने एक देखा होगा कि आधी बीजेपी ये कांग्रेस वालों से भरी पड़ी है, बराबर है। तो अब आइडियोलॉजी कोई भाजपा में ही बची, ऐसा नहीं है। दूसरा, मैंने पिछले अपनी मुलाकात में कहा था, जिसमें आपने अभी विषय प्रकाश डाला, कि आपने देखा ही है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना, क्योंकि उन्होंने साथ में कंबाइन चुनाव लड़ा था, पर हालात उसके बाद उनके नहीं बन सके सरकार बनाने लायक। और उस टाइम पे जैसा कि उद्धव जी का कहना था कि उनको कमिटमेंट आधे आधे का था, तो अगर आधे आधे में उस टाइम सरकार बना लेते वो लोग, तो अभी से ज़्यादा बेहतर हालत में होते। आज की कंडीशन में बीजेपी टोटल लॉस में है, क्योंकि वो 54 में सरकार में है, बराबर है। और जो सरकार में विपक्ष में बैठने चाहिए थे, वो सरकार में अभी पावर में बैठे हुए हैं। तो ये सब करके, मतलब एक गलती के लिए जो 1000 गलतियां करना पड़ता है ना, ऐसा काम बीजेपी का हो गया अभी है महाराष्ट्र में। और अपनी वो लाज बचाने के लिए कहीं तो भी अब एक गलती हो गई, उसको संवारने के लिए दूसरी गलती, दूसरी होगी उसको संवारने के लिए तीसरी गलती, ऐसा करते करते अब ये बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे जो तकलीफ है, इसको बीजेपी भी भाप रही है, महाराष्ट्र का हाईकमांड और केंद्र का भी हाईकमांड भाप रहा है कि हमसे गलती तो हुई है, पर उसको सावर करने का जो प्रयास चल रहा है, इसमें
आज जो ये प्रैक्टिकल इन्होंने करने का प्रयास किया है कि एनसीपी के साथ अपने आप को जोड़ के शिंदे साहब को जोड़ के, तो एकनाथ शिंदे जी को, एकनाथ शिंदे साहब इसलिए उनका लॉस नहीं है क्योंकि वो शिवसेना से आए थे और गत 25-30 सालों से बीजेपी शिवसेना की बड़ा युति था महाराष्ट्र में, तो वो डाइजेस्ट करने लायक एक बात थी। बट इन्होंने जब एनसीपी को अपने साथ अलायंस में लिया है, तो एनसीपी इट इज़ बेसिकली कांग्रेस कल्चर, पुरोगामी विचारधारा की पार्टी है वो। और बीजेपी ने पूरे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ में प्रचार किया है। भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ गाँव में उसने लड़ाई किया है, और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को ये देखना पड़ रहा है कि उन्हीं कांग्रेस के साथ अब गठबंधन करके अगर बीजेपी बैठी है, सबसे ज़्यादा अगर नाराज इस घटनाक्रम में कोई है तो भाजपा का कार्यकर्ता है ग्रामीण क्षेत्र में, बराबर है। तो ये जो तालमेल जो हुआ है अभी, ये तालमेल वैसे तर्क संगत नहीं है, पर कैसा है, हाईकमान का लिया हुआ निर्णय है। हम तो छोटे लोग हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं। देखा जाए तो मैंने इंटरव्यू में ये बात बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, पर कैसा होता है, थोड़ा जब तकलीफ होती है गांव लेवल पे हमको सुनने मिलता है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हम भी अपना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निकालते हैं, बराबर है। दूसरा आपका कहना है कि अगर कल को ये सिटिंग सीट है तिरुला के, तो जो आपने बात बोली है, ऑब्वियसली मैंने मेरी बात तो मेरे हाईकमान के साथ में शेयर किए बैठ के कि ये तो सिटिंग सीट है आमदार की, जब दो पार्टी का सीट शेयरिंग होगा तो उसमें तो बीजेपी कोटे में जाएगी, तो हमारा क्या है आगे। तो मेरे जो नेता है वो पावरफुल नेता है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है ऐसे जिले के या स्टेट लेवल के। प्रफुल्ल पटेल साहब भी नेशनल लीडर हैं, राजेंद्र जैन साहब है, और मेरा पॉलिटिकल जो ये है वारसा है और राजकीय है। डॉक्टर खुशहाल बोपचे मेरे फादर है, 3 टाइम्स एमएलए है, एमपी रहे हुए हैं, तो ही इज़ अ वेरी सीनियर लीडर। सो दैट अगर मेरा जब विचार करने का टाइम आएगा तो इनको अलायंस में वो विचार करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि तिरुला की सीट ये हमारे जो नेता है प्रफुल्ल पटेल, वो एनसीपी कोटे में लाने में सक्षम हो जाएंगे और टिकट एनसीपी कोटे में आ जाएगी। बट मुझे तो अभी भी शंका है कि ये जो अलायंस है ये कितना लॉन्ग टर्म टिकेगा, इस बारे में मुझे संशय है। इसलिए अभी स्टिल मेरा जो मैंने ये रखा है, वेट एंड वॉच का रखा है, क्योंकि अभी कोई भी निर्णय पे आके फ़ायदा भी नहीं ना। कल को चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव को तो मेरे 1.5 साल समय है, तो ना तो मुझे कोई कांग्रेस का भी हम ला के देने वाले हैं, ना कल पवार साहब भी हम देने वाले मुझे, शरद पवार साहब, ना कल मुझे बीजेपी वाले भी हम ला के देने वाले, ना मेरी पार्टी देने वाली है। अभी तो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन है, जो मुझे लड़ना नहीं है, तो अभी हमारे नेता जो आदेश देंगे उनके हिसाब से अभी काम को लगे रहना है बस। अगर विधानसभा चुनाव में ये जो क्षेत्र है ये भाजपा को जाता है और कांग्रेस पक्ष जो है अगर सामने से आकर आपको टिकट देना चाहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष आपको सामने से आके अगर टिकट देना चाहता है, तो क्या आप कांग्रेस से लड़ोगे? नहीं, ये सवाल का जवाब मैं अभी देना इसलिए मुझे इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं है, बराबर है। और राजनीति में तो आज में जीना पड़ता है, यहाँ कल की गारंटी नहीं रहती है। तो अभी ये बोलना अतिशयोक्ति होंगे कि अगर मुझे मिलेगी तो, या अगर राजकारण में अगर मगर कुछ भी होता है, राजकारण में इंस्टेंट निर्णय लेने पड़ते हैं। ये जो भी प्रस्ताव बोल रहे हैं आप और आपका मीडिया बात कर रहा है, ऑफिशियली मुझे मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, किसी भी कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसी कोई बातचीत मेरे से हुई नहीं है। तो जो बात हुई नहीं है, मैं उस बात को लेकर आज कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। ये बातें ना तो मीडिया में आई हैं ना किसी नेता ने बोला है, लेकिन जनता के बीच में इस बात की चर्चा है काफ़ी बड़े तरीके से, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस विचारधारा के गुड्डू भैया है तो कांग्रेस से उन्होंने लड़ना चाहिए और कांग्रेस ने उनको ऑफर करना चाहिए, ये जनता की मांग है। और इसीलिए मैं आज आपको ये सवाल किया हूँ। कैसा है, मैं गत 20 सालों से राजनीति में काम कर रहा हूँ। पहले संगठन में काम किया हूँ, मैंने 2 बार इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा है, मैंने दोनों चुनाव मैंने जो भी कंट्रोवर्सियाँ खड़ी हुई उस टाइम पे मैंने चुनाव हार गया मैं। बट बाई बिहेवियर हमारा या नेचर, आज भी मैंने बीजेपी छोड़ के 4.5 साल हो रहे हैं, पर भाजपा का कार्यकर्ता मुझे जितना प्यार पहले करता था उतना प्यार आज भी करता है। और चूँकि मैं इन 4-5 सालों में, इसके पहले जब मैं भाजपा में काम किया तब मैंने पार्टी का और संगठन का काम किया था।
जिला स्तर पे किया था, प्रदेश स्तर पे मैं सेक्रेटरी करके संभाजी निलंगेकर जी के साथ में काम किया था। मैंने पंकजाताई मुंडे के साथ में उपाध्यक्ष करके काम किया था। तो मेरी काम करने की शैली, और ज़िले में महामंत्री करके 2 टर्म मैंने काम किया है भाजपा का। तो मेरे काम करने की शैली ज़िले के ग्राउंड के जो कार्यकर्ता है उनसे लेके तो प्रदेश लेवल सबको पता है कि काम करने का तरीका गुड्डू का बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे प्यार करने वाला वर्ग है वो ये चाहता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं भाजपा में रहूँ, कांग्रेस में रहूँ या एनसीपी में रहूँ, मैंने विधायक बनना चाहिए, सबकी मन से इच्छा है। और ये मन की इच्छा है जो पब्लिकली उतर रही है कि अब गुड्डू भैया ने कुछ भी हो चुनाव लड़ना चाहिए, अगर इनका नहीं होता तो वहाँ से लड़ना चाहिए। ये मेरे प्रति लोगों का प्रेम है कि लोग बोलते हैं कि गुड्डू भैया चुनाव लड़ना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोगों का प्रेम है, वो एक वार्ता बन के आती है। और दूसरा ऐसा, मैं इन 4 सालों में मैंने लोगों के काम बहुत किए। मैंने 2-2 कार्यालय चलाता हूँ, मेरे कार्यालय में 7-7 कर्मचारी काम करते हैं। तो उसके वजह से एक लोगों का जो आज 10-12-15 हज़ार लोगों के जो काम मेरे कार्यालय के माध्यम से आके हुए हैं, वो आज कोई एक पार्टी के थोड़ी है, वो तो हर पार्टी के लोग मिक्स है उसमें। मैंने भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मैं कोई चेहरा क्या है पार्टी देख के तो काम करने नहीं बोला हूँ मेरे एम्प्लॉइज़ को, मेरे ऑफिस में आते तो वो जो भी आए, मैं सबका और सब मेरे इस भूमिका को लेकर मैंने काम किया है। तो आज तक के मैंने करीब 14,000 लोगों के काम किए। तो ये 14,000 लोग जो आज हर विधानसभा के हर गांव में फैले हैं, ये कहीं ना कहीं आज उस लहर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गुड्डू भैया का काम अच्छा है, गुड्डू भैया का काम अच्छा है, गुड्डू भैया ने एमएलए बनना चाहिए। तो ये लोगों का प्यार है, इसलिए मार्केट में इस तरह की हवा बन रही है। तो कुल मिला के आप इलेक्शन तो लड़ोगे ही, चुनाव लड़ोगे। मैंने पिछले में एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू में दिया था, वो बात छुपी नहीं है। मैंने ये कहा था कि अगर 11th आवर पे मेरा टिकट का निर्णय नहीं होता मेरे फेवर में, तो मैंने ये कहा था कि मैं मेरे जनता के बीच जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ताओं की पूरी फ़ौज है मेरे पास। आज हर गांव में बूथ कमेटी में काम करता हूँ। तो मेरे आज गुड्डू बुपचे इतना तो अपना ये बना चुका है कि मेरे लिए रोने वाले हर गांव में 10 लड़के मिलेंगे आपको, बराबर है। तो वो 10 रोने वालों को पूछूंगा, भाई आप रो मत, मुझे क्या करना है आप बताओ। अगर मैंने चुनाव लड़ना चाहिए ये अगर उन्होंने मुझे बोला तो मैं आगे मेरे हाईकमांड से बात करके मैं वो भी निर्णय पे आगे बढ़ सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप नेता के साथ में आगे बढ़िए, शांत रहिए, फ्यूचर लंबा है। तो फिर मैं शायद शांत रह के शायद मैं राजनीति में आगे रहूँगा कि नहीं रहूँगा ये मुझे पता नहीं। फिर शायद मैं समारोह लाज के ले सकता हूँ उस टाइम पे। यानी टिकट नहीं मिली तो आप तो हाँ, मैं वो भी राजनीति में इलेक्शन लड़ सकता हूँ या राजकीय समारोह ले सकता हूँ। यानी अभी रविकांत गुड्डू भैया ने ये बोला है कि आगे अगर टिकट मिली तो इलेक्शन लड़ेंगे, जनता बोलेंगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं लड़ेंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। ले सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, उनका ऐसा कहना है। अगर मुझे बोलेंगे तो कि भैया, क्योंकि मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी बहुत, मुझे हराने के लिए ताकत नहीं लगा रहे लोग, मुझे टिकट नहीं मिलने के लिए। मेरे खिलाफ में साजिशें होती है। मतलब राजनीति में आपका कद कब बड़ा होता है मालूम पड़ता है जब आपको डोमिनेट करने के लिए लोग साजिश करें। अभी के तारीख में कैसा है ना, मैंने बीजेपी छोड़ा है, ठीक है, मैंने छोड़ी है ना, तो मैंने मेरा कोई बीजेपी के साथ मेरा ये थोड़ी है क्या बोलते हैं दुश्मनी। ना तो मेरी बीजेपी के साथ दुश्मनी है, मेरा दुश्मनी है बीजेपी के कुछ चंद वहाँ पे चाटुकार नेताओं से मेरी दुश्मनी है, जिनकी वजह से मुझे बीजेपी छोड़ना पड़ा उस टाइम पे, बराबर है। तो वो चाटुकार तब भी चाटुकार ही थे, वो चाटुकार आज भी चाटुकार ही है, और वो मेरे लिए वैसे ही रहेंगे हमेशा। वो जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में मुझे पार्टी में रही गद्दारी की, जो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी सिखा रहे हैं ना। तो जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी सिखाते हैं, ऐसे चाटुकार है करके आप बोल रहे हो, तो वो लोग कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे क्योंकि अभी आप एनसीपी में हो तो एनसीपी के खाते में जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि एनसीपी के खाते में ये अगर जगह जाती है तो ये गुड्डू बोपचे को ही मिलेगी। इसलिए वो लोग आपके विरुद्ध में फिर षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि आप बोलते हो कि इसके पहले भी आपके विरुद्ध में षड्यंत्र किए गए। ऑफ कोर्स करेंगे वो। अगर कल को एनसीपी कोटे में टिकट आ भी गई तो भी मेरे खिलाफ ही काम करेंगे। वो मेरा काम कर ही नहीं सकते ना, वो कैसे करेंगे काम, क्योंकि जब साथ में रह के वो मुझे डाइजेस्ट नहीं कर सके, तो अब तो मैं अपोजिट पार्टी में हूँ, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो दिखावा कर सकते हैं पार्टी में रह के कि ठीक है हाईकमांड का आदेश है तो हाँ हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे मेरा। वो पार्टी में साथ में रह के भी मेरे साथ बगावत करेंगे। तो जहाँ तक भाजपा की बात चल रही है, तो भाजपा के बारे में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि भाजपा जिस नेता को, जिस आमदार को, जिस खासदार को, जिस पूर्व मंत्री को, जैसे विगत कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा था, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद में ही वो भाजपा के साथ में मिलके शिंदे
और देवेंद्र फडणवीस और ये खुद मिलके सरकार में आते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जब भाजपा में जो व्यक्ति आता है वो फिर कैसे नीट एंड क्लीन हो जाता है? पहले भ्रष्टाचार रहता है और फिर उसके बाद में भाजपा क्यों उसको उस नज़रिए से देखना बंद कर देती है? नहीं, ये सवाल मेरे कद का नहीं, थोड़ा ऊपर का सवाल है ये, जिसमें अधिकतर तौर पे पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाजपा का और हमारा भी अलायंस है और ये दो बड़ी पार्टी के अलायंस का ऊपर इफेक्ट करेगा, इसलिए इसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि भाजपा इन दिनों में एक अभियान चला रही है, मेरी मिट्टी मेरा देश। तो इसमें मैंने खुद देखा है और सभी ने देखे हैं कि एक तरफ पार्टी की भी एक रैली निकल रही है, उसमें भी एक कलश लेके घूम रहे हैं और हर जगह की मिट्टी जमा करके दिल्ली भेजना है, शहीदों का स्मारक बन रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। एक तरफ सरकारी यंत्रणा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या शासकीय कार्यक्रम है या पक्ष का कार्यक्रम है? आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या कहोगे? देखिए, इस जो अभियान था इसके अंदर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा स्टेटमेंट इस संदर्भ में दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, उनको काफ़ी ये बात चुभी है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने मतलब उस पर प्रतिक्रियाएँ वो अलग अलग तरह से दे भी चुके हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि ये अभियान गलत है। उन्होंने अपने लास्ट समारोह के भाषण में उनके नेता ने कहा वहाँ पे कि कुछ लोग, वो डायरेक्ट मैं नाम ले नहीं सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं मैं नाम ले ले, वो कुछ लोग बोले इसका विरोध कर रहे हैं इस अभियान का। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उन लोगों को कि मैंने उस अभियान का विरोध नहीं किया था। उसको अगर उनके कान अच्छे हैं और आँखें अच्छी है तो वापस वो वीडियो को रिवाइंड करके देखें और उसको सुने। मैंने ये कहा था कि ये बहुत ही अच्छा अभियान है देश को जोड़ने का, जहाँ पे हमारे इस देश के शहीद जिस गांव में शहीद होने के बाद जिस गांव में आके जिनको जहाँ पे हमने मुखाग्नि दी है, वहाँ पे उस वहाँ की उस पावन धरती से माटी लेकर संजो के अगर वो दिल्ली में संग्रहालय में लिया जाए और वहाँ पे अगर जो भी सरकार का आगे उनको उसको लेके निर्णय है वो एक सराहनीय निर्णय है। मैंने उसका विरोध में बोला ही नहीं था। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि अगर ये अभियान शासकीय था, जैसा कि आपके मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीट से सीओ को, सीओ से बीडीओ को और बीडीओ से ग्राम पंचायत तक के पत्र आए थे, तो फिर सरकार में तो हम भी थे। सरकार में अगर हम थे तो भी तुमने समन्वय बिठा के इसको मिलके आगे हम लोग दोनों कोऑपरेट करके कार्यक्रम किए रहते। तुमने हम यानी एनसीपी भी सरकार में, वहाँ सरकार में है तो एनसीपी के भी लोग रह रहे थे साथ में। एक विषय, अगर सरकार का आदेश था कि सब लोगों को लेकर एनसीपी क्यों हो, अगर सरकार का आदेश था तो देख, सरकार किसी पक्ष की नहीं होती। आने के बाद में एक कोई भी कार्यक्रम देश हित का हम रखवाते हैं और गवर्नमेंट के बैनर के लेटर के तहत रखवाते हैं तो उसमें फिर हर आदमी का इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों कांग्रेस के लोग इस देश के नहीं, क्या जब कोई शहीद मरता है तो वो कोई पक्ष पार्टी का नहीं होता है, वो हर पक्ष का होता है, हर पार्टी का होता है, वो देश का होता है, पक्ष का नहीं होता, सॉरी। तो जब इस तरह का देश को एक साथ में एक सूत्र में जोड़ने का अभियान जब आप रखवाते हो तो एक समन्वय की बैठक लो, पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व हुआ रहता। इसमें तुमने पर्टिकुलर इनका ऐसा भी कहना था कि हमने कोई पार्टी का बैनर लगाया क्या, हमने भारतीय जनता पार्टी की जय बोले क्या? अरे तुमने जय नहीं बोले, पर मैं कई वीडियोस तुमको दिखा दूंगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगे हुए हैं, कई गाँव में इनके झंडे लगे हुए हैं। बीजेपी के सारे नेताओं ने फोर्सफुली, जहाँ पे भाजपा की ग्राम पंचायत नहीं, वहाँ के सरपंचों को फोर्सफुली इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर किया गया। उनको पत्र आए बीडीओ को और सीओ के कि वो शासकीय कार्यक्रम में तुमको आना पड़ेगा वहाँ पे, तो ज़बरदस्ती में उनके हाथ में हंडी दी गई वो। क्योंकि कैसा है, विषय भले ही देश हित का होगा, देश के लिए अच्छा होगा, पर हमारे लोकल लेवल पर राजनीति गंदी है ना। हमारे लोग पार्टी बोलते हैं ना उसको, जब बीजेपी का आमदार है, बीजेपी का अध्यक्ष अगर उस अभियान को चलाएगा तो कांग्रेस वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता हमारे यहाँ, है कि नहीं? तो फिर अगर ये करना ही था तो सबको लेके करना था। दूसरा, इस अभियान में मेरा अभी भी ऑब्जेक्शन इस बात के लिए कि भले ही ये कार्यक्रम सरकारी रहा होगा, संयोजक करके उसमें बीजेपी के महामंत्री का नाम था, मदन पटले जी का नाम था, पॉम्पलेट पे मैंने देखा था। तो फिर सरकारी काम था तो उसमें मेरा कहना है कि बीजेपी के महामंत्री का नाम संयोजक करके क्यों था, ये भी एक प्रश्न है। दूसरा, चलो वो भी हो गया होगा, आपने उस कार्यक्रम में देखा होगा कि स्कूल के बच्चे छोटे छोटे, उनको दिन भर वो धूप में लेजिम लुजिम चला के घुमाने की क्या गरज थी? भीड़ दिखाने के लिए, क्योंकि उस कार्यक्रम में लोग नहीं आ रहे थे।
उस कार्यक्रम को लोगों का सहयोग इसलिए नहीं था क्योंकि जिन लोगों ने उसको इनिशिएट किया था लोग उनसे नफरत करते हैं अभी। लोगों का ये कहना था कि ये जो लोग हैं जनता के बीच में अभी जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं था, मैंने नहीं बोला ये बातें। अगर लोक सहभाग होता तो हर गांव में लोगों की भीड़ रहती। उस पूरे अभियान में सिर्फ इनके लाए हुए 25 गाड़ी में जो डुहारे हुए कार्यकर्ता थे वो साथ में दिखते थे एक, और वहाँ की ग्राम पंचायत की बॉडी चाहे किसी पार्टी की हो, स्कूल के टीचर और स्कूल का स्टाफ और वहाँ के स्कूल के बच्चे। इसके अलावा उस अभियान में गाँव की जनता का कोई सहयोग होगा ऐसा कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ उन गाँव में है जिन गाँव में इनकी यात्रा शाम को गई है। क्या होता है, हर गांव में शाम को जाओ तो चौक पे 5-50 लोग तो बैठे ही मिलते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। वो अभियान बहुत अच्छा था, वो अभियान बहुत देश हित का था। उसको गलत तरीके से गलत इन्होंने रबवाया। मेरा आज भी ये कहना है और मेरा ये कहना हमेशा रहेगा। मतलब ये है कि शासकीय कार्यक्रम अगर है, अब अपनी मिट्टी अपना देश, तो शासकीय है तो फिर एनसीपी को उसमें साथ में क्यों नहीं लिया गया, और शासकीय है तो शासकीय रीति से ही क्यों नहीं किया गया, भाजपा उसमें इन्वॉल्व क्यों हुई। और कई जगह हमने खुद ने भी देखा और कई वीडियो फोटो और कई प्रत्यक्षदर्शी है उसके कि भाजपा ने रैली निकाली, जिस प्रकार कांग्रेस ने जनसंवाद यात्रा निकाला उसी प्रकार से भाजपा ने भी ये रैली निकालने की कोशिश किया, कलश यात्रा मेरी मिट्टी मेरे देश करके, लेकिन उतना प्रतिशत वहाँ पे नहीं देखा गया। हो सकता है इसी कारण से शासकीय यंत्रणा का भी वहाँ पे मदद लिया गया है, और यही बात का विरोध आपने किए हैं इस बात का कि शासकीय यंत्रणा का कार्यक्रम था तो उसमें पार्टी क्यों इन्वॉल्व हुई, और पार्टी का तो शासकीय यंत्रणा को क्यों वहाँ पे घसीटा बस उतना ही गया, कहना है मेरा। यही इनका कहना है। ऐसा हो सकता है क्या कि कांग्रेस ने जनसंवाद निकाला इसलिए भाजपा ने ये रैली निकाली, कलश यात्रा मेरी मिट्टी मेरा देश? नहीं, कांग्रेस ने निकाला वो तो अपने दम पे निकाला ना उन्होंने कोई सरकारी अभियान करके नहीं। उन्होंने जैसा राहुल गांधी जी ने देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे उसी की तर्ज पे यहाँ के जो अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले, उन्होंने महाराष्ट्र में अपना जनसंपर्क के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा लाने के लिए वो एक पार्टी के बैनर पे किया उन्होंने। हाँ, वो होने के बाद उनका जनसंपर्क के तुरंत बाद अगर ये अभियान निकला, ऐसा अगर आपको लगता हो तो मुझे नहीं लगता ये उसको लेके होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम है और उनकी यात्रा तो कांग्रेस किसी महाराष्ट्र लेवल पर मानव होने किए थे। ये भाजपा चुनाव का इसका वैसा नहीं है। वो एक अच्छा अभियान है जो देश लेवल पे भाजपा रबवा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज की मुलाकात में किस किस विषयों पे बात हुई और रविकांत गुड्डू बुपचे की आगे की क्या योजना है, भाजपा के बारे में क्या कहना है, और जो अभी देश में कलश यात्रा के माध्यम से मेरी मिट्टी मेरा देश का जो कार्यक्रम लिया जा रहा है शासन की ओर से और भाजपा की ओर से, इसके बारे में क्या कहना है। तो ऐसी मुलाकात आगे भी लेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली खबर में, अगली मुलाकात में। तब तक के नमस्कार।